अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया अध्याय का अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में 16 महाजनपद विकसित हो चुके थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। सबसे पहले हम ग्राम को बनते देखे थे, उसके बाद ग्राम से जन बना, जन से जनपद तथा जनपद से महाजनपद, फिर यह साम्राज्य के रूप में बना। तो आज हम सभी मौर्य साम्राज्य के बारे में समझेंगे तथा पढ़ेंगे। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बच्चे को देख रहे हैं जिसका नाम रोशन है। रोशन के जन्मदिन पर उसके दादाजी उसे कड़क नोट दिए। जैसे कि बच्चों के जन्मदिन पे उन्हें उपहार दिया जाता है, वैसे ही रोशन के दादाजी उसे कड़क नोट दिए। रोशन को नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन वो नए नोट को छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसका ध्यान नोटों पर गया और वो देखी कि दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना था तथा बाईं तरफ छोटे छोटे शेर का चित्र था। फिर उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? जैसा कि बच्चे कोई वस्तु या चीज देखते हैं तो उनको उसके बारे में जानने समझने की इच्छा होती है, उसी प्रकार रोशन को भी हुआ। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है उसे देखेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य के बारे में समझेंगे, यानी कि एक राज्य साम्राज्य कैसे बना उसके बारे में हम समझेंगे। फिर वंश क्या है, उसके बाद अशोक के शिलालेख राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। फिर हम साम्राज्य का प्रशासन, नजराना तथा राजधानी में सम्राट अशोक एक अनोखा सम्राट और कलिंग युद्ध तथा अशोक के धम्म, प्रजा के लिए अशोक के संदेश आदि सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा समझेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य के बारे में समझेंगे। हम सभी यहाँ पर शेरों वाला स्तंभ शीर्ष को देख रहे हैं, जिसे हम रुपयों और पैसों पर भी देखते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखिए, इन शेरों के स्तंभों को काट कर बनाया गया है, जिसका एक लंबा इतिहास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित यानी रखा गया था। इस विषय में हम सभी अध्याय 6 में भी पढ़े हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक थे, जिनके निर्देश यानी कि कहने पर ये जो स्तंभ है, इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी कि अभिलेख बनवाए गए थे। अब हम इन सभी अभिलेखों में क्या लिखा गया है यह जानने से पहले हम समझेंगे कि अशोक के राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया। यहाँ पर आप सभी समझिएगा कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो वो साम्राज्य बन जाता है तथा साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता है। जो साम्राज्य है वो राज्यों से बड़ा होता है। अब हम आगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है। इन्होंने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त का सहायता किए थे। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के गुरु थे तथा चाणक्य के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्योंकि चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य की कई गई बातों को सभी के सामने कहते थे तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान चाणक्य का ही था। यानी कि जो चंद्रगुप्त थे वो अपने गुरु जो कौटिल्य थे उनके हर बातों को मानते थे और उनके बताए गए मार्ग पे ही वो चलते थे। अब हम आगे देखेंगे कि चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। वंशानुक्रम के अनुसार सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और अशोक थे। इनका संबंध इस प्रकार था, अशोक बिंदुसार के पुत्र थे तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर उनके बेटे बिंदुसार अपने राज्य को फैलाए यानी कि विस्तार किए। फिर इनके पुत्र अशोक थे, जो कि अपने जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़े थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिन्हें मानचित्र में काले बिंदु से दिखाया गया है।
जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, तक्षशिला है, पाटलिपुत्र और उज्जैन को दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण नगर थे। अब हम आगे समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी तथा उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे और यह तीनों नगर तक्षशिला में थे। यानी कि ये जो तीनों नगर है वो तक्षशिला में थे तथा तक्षशिला उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यानी कि ये जो तक्षशिला है वो उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया का आने जाने का मार्ग यानी कि रास्ता था। यहाँ पर ये अपना साम्राज्य बनाकर रखते थे जिससे कि कहीं भी आया और जाया जा सके। वहीं उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी या शिल्पकार रहते थे। यही कारण हो सकता है कि लोगों का आना जाना इन रास्तों में लगा रहता था। यानी कि व्यापार या कोई किसी भी काम के लिए इन रास्तों में आना जाना लोगों का लगा रहता था, लोग आते जाते थे। अब हम यहाँ पर शिलालेख के बारे में समझेंगे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे होंगे। कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, दिल्ली, लुम्बिनी, बहापुर जो कि दिल्ली में है, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पुनगुरिया, गिरनार, जौगढ़, कलिंग, सोपारा, सन्नाती, मस्की, एरागुड़ी और ब्रह्मगिरी इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये जो लाल रंग के आप चिन्ह देख रहे हैं ये सारे ये स्थान हैं। यहाँ पर आप सभी देखिए अशोक के साम्राज्य का विस्तार कितना ज्यादा था, लगभग यह पूरे भारत में फैल चुका था। अब आगे हम देखेंगे कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा हुआ था तथा वहाँ के जो लोग थे वे फल फूल का संग्रह यानी कि इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। यानी कि जानवरों का शिकार करते थे और उससे भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे क्योंकि हर जगह का अपना भाषा होता था तथा वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। यानी कि जो साम्राज्य में अलग अलग इलाके के लोग रहते थे उनकी अलग अलग भाषा थी, अलग अलग पोशाक था, अलग अलग भोजन था, अलग तरह के वो भोजन करते थे। भारत जैसे विशाल देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बदलाव नजर आते हैं। हर जगह के लोग अपनी भाषा, भोजन तथा पोशाक होती है जिससे कि कौन से लोग कहाँ से आते हैं उनका पहचान हो सके, यानी कि पहचाना जा सके। अब हम सभी राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है यह समझेंगे। यहाँ पर आप सभी देखिएगा कि साम्राज्य जो है वो राज्यों से बड़ा होता है और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। यही कारण था कि जो सम्राट होते थे उन्हें राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़े संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। यानी कि जितना बड़ा देश होगा उतना ही ज्यादा पैसों की जरूरत भी होगी क्योंकि लोगों की जरूरतें ज्यादा होंगी ना, इसलिए। अब हम साम्राज्य का प्रशासन समझेंगे। मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था। यही कारण है कि अलग अलग हिस्सों यानी कि जगहों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था तथा पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके होते थे उन पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर वसूली यानी कि इकट्ठा करने के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त मतलब कि चुना जाता था। जो लोग राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, इसका अर्थ यह है कि राजा के कहे गए बातों को नहीं मानते थे, अधिकारी उनको सजा या दंड देते थे तथा इनमें से कई अधिकारी जो थे उन्हें वेतन भी दिया जाता था। और जो संदेश वाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगहों पर घूमते रहते थे ताकि राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रख सके, जिससे पता चल सके कि
किस तरह से काम कर रहे हैं, सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता यानी कि मदद से पर नियंत्रण रखता था। आगे हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, यानी कि जो यहाँ पे लोग रहते थे वो अपनी स्थानीय परंपरा और नियमों को मानते थे, क्योंकि इन जगहों पर रहने वाले लोग अपनी स्थानीय परंपरा, रीति रिवाजों, नियमों को ही मानते थे तथा इन पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर अपना नियंत्रण बनाए रखता था। आगे हम देखेंगे कि मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश यानी कि प्रयास करते थे, जो कि आवागमन यानी कि आने जाने के जो मुख्य रास्ते होते थे, यहाँ से उन्हें संसाधन, कर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था तथा उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए हम सभी देखेंगे कि अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था और संभव है कि यहाँ से जो संसाधन है वो नजराने के रूप में एकत्रित यानी कि इकट्ठा किए जाते थे। ये जो चीजें हैं वो नजराने के रूप में लिए जाते थे। यहाँ पर आप सभी नजराना का अर्थ समझिएगा। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं जो नजराना है वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यहाँ आप सभी देखिएगा, जो कर है वो किसान, व्यापारी या शिल्पकार आदि से नियमित रूप से लिया जाता था। वही नजराना उन लोगों से लिया जाता था जो अपनी स्वेच्छा यानी कि इच्छा से देते थे। अब हम सभी राजधानी में सम्राट समझेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, यानी कि मेगास्थनीज साम्राज्य तथा चंद्रगुप्त के बारे में इंडिका नाम की किताब में बहुत सारी जानकारी दिए हैं, उसका वर्णन किए हैं। यहाँ हम उनके विवरण का अंश देखेंगे। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, यानी कि जब सम्राट आते थे जनता के बीच तो जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लेकर जाया जाता था। यहाँ पे आप देखिए सम्राट को कितने भव्य तरीके से लेकर जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, यानी कि अपने हाथ में पेड़ को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे ताकि उन पे कोई प्रहार ना कर सके। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। अब राजा हैं तो उनके काफी दुश्मन होंगे जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होंगे, जिससे कि राजा डरते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे ताकि कोई उसमें कोई मिलावट तो नहीं किया है जिससे कि राजा की जान जा सके। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि राजा यहाँ पे, इसलिए वो हमेशा अपना जगह बदलते रहते थे। अब हम आगे पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में समझेंगे। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, यानी कि बनाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। देखिए कि ये कितना सुंदर, कितना खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, यानी कि जंगल का जो इलाका था वो आता था। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी
हद तक स्वतंत्र थे, यानी कि काफी हद तक उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अब हम अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में समझेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता मतलब कि लोगों तक वो अपने संदेश यानी कि बातों को पहुंचाने की कोशिश की, तथा अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आगे हम कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। यह सारी चीजें कलिंग युद्ध में हुआ था। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। यानी कि अगर कहीं भी आप देखिएगा युद्ध हुआ है तो जो बचे हुए लोग होते हैं जो युद्ध में, उन्हें बंदी बना लिया जाता है और युद्ध में काफी लोग मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। ये सारी चीजें अशोक कहते हैं कि मतलब कि वो कलिंग युद्ध में इतना सारे लोगों को मरते हुए, अपने प्रियजनों से दूर होते हुए देखें कि वो धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हो गए और उन्होंने लोगों को शिक्षा देने का निश्चय किया ताकि लोग भी युद्ध ना करें और धर्म के मार्ग पे चलें। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख विषय के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। देखिए, युद्ध में क्या होता है कि बलपूर्वक लोगों का मन नहीं लेकिन तन को जीता जा सकता है, लेकिन मन को जीतने के लिए आप किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे, उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी जीत सकते हैं। वही यहाँ पे अशोक कह रहे हैं। और अशोक ये भी कह रहे हैं कि जो उनके आने वाली पीढ़ी है उसे भी युद्ध से दूर रहने को वो कहेंगे ताकि वो धर्म के राह पे चले। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। इस युद्ध के बाद अशोक का जीवन बदल गया तथा वो धर्म का पालन करने लगे। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो धर्म के मार्ग पे चलेंगे, वो लोगों को शिक्षा देंगे। ये सारे चीजें वो निश्चय किए। अब आप सभी यहाँ पे देखिएगा, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है क्योंकि यह धरोहर है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अब आगे हम देखेंगे कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि अशोक किसी भी तरह की पूजा पाठ या कर्मकांड यज्ञ वगैरह को नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। यानी कि जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चलने को कहते हैं, उसी प्रकार अशोक मानते थे कि उनका कर्तव्य अपने प्रजा के प्रति है। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, यानी कि अलग अलग धर्म को मानते थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। यानी कि अलग अलग स्वभाव के लोग रहेंगे एक जगह तो टकराव तो होना स्वाभाविक है।
आगे हम देखेंगे कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, यानी कि उनके कर्तव्य के द्वारा ये सारी चीजों से निदान पाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, यानी कि धम्म के बारे में बताते थे लोगों को कि कैसे अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जाया जाए, कैसे अच्छे तरह से रहा जाए, ये सारी चीजें वो बताते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, जिससे कि लोगों को अशोक द्वारा दिए गए संदेश के बारे में पता चले। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, यानी कि जो नहीं पढ़ सकते थे उन्हें जो अधिकारी है वो पढ़कर सुनाए ताकि उन्हें भी पता चले। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, यानी कि वो अपने ही देश में नहीं बाहर के देशों में भी वो दूत को भेजे थे जानकारी देने के लिए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह बनवाएं ताकि लोगों को मतलब सुविधा प्रदान हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की ताकि मनुष्य और जानवरों जो है वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। आगे हम देखेंगे कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे, यानी कि लोगों के जीवन में कुछ भी होता था उसके लिए अनुष्ठान वो करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। अशोक का मानना था कि ये जो कर्मकांड है वो किसी काम का नहीं है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। यह अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, यानी कि मतलब अपने तरह से अच्छा व्यवहार करना, सभी से मिलजुल के रहना, मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये सारी चीजें कहते हैं। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। यानी कि होता है ना, लोग अपने को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते, ये सारी चीजें गलत हैं। वहीं अशोक बताते हैं कि ये सब चीजें नहीं करना है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, यानी कि दूसरे के धर्म को भी अपने धर्म के समान ही समझना चाहिए, आदर इज्जत करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, यानी कि सबका इज्जत करना चाहिए, सबको एक समान रूप से सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब हम ब्राह्मी लिपि के बारे में समझेंगे। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देखिए कि अलग अलग भाषा में कैसे अ अक्षर को लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी जो कि हिंदी है, बांग्ला, मलयालम, तमिल आदि ये सारे। अब हम अंतिम में अन्यंत्र पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया था, यानी कि चीन के जो सम्राट थे वो चीन की दीवार का निर्माण किए थे। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, यानी कि उनसे बचाना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, यानी कि बनता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है ताकि ये मजबूत रहे। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा, क्योंकि ये दीवार काफी बड़ी है और लंबी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं ताकि ध्यान दिया जा सके कि कोई दूसरा
नुकसान ना पहुंचा सके। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्याय था 7 वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।